हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। जय हिंद। आज हम शुरू कर रहे हैं। आज तीसरा सेट है और आई होप कि सब लोगों को आनंद आ रहा होगा। सब लोग सेट लगा रहे होंगे और सही ढंग से उसका फायदा उठा पा रहे हैं। तो आज सेट का सॉल्यूशन है तीसरा का। मैं तुरंत समाप्त करूंगा क्योंकि आज का मैथ्स का क्वेश्चन कुछ क्वेश्चनों को छोड़कर बहुत आसान था। पहला सवाल देखिए, दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 7:16 और दूसरी संख्या 256 है। पहली और दूसरी 256 है, यानी कि 16 से 256 है ना। अनुपात में 16 16 256 है, तो पहली संख्या यानी कि 7 कितना हुआ? 16 16 256 और 16 7 112। इस सब से बन गया होगा। मुझे लगता है कि सबको स्पष्ट होगा, ये बताने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं। अगला सवाल कर रहा है, तो किसी संख्या का 40% और समान संख्या के 33% का औसत 73 है। किसी संख्या का 40%, तो मान लेता हूं संख्या 100 है और दूसरी संख्या भी 100 है। 100 का 40% यानी 40 और 100 का 33% यानी 33। 100 के रिस्पेक्ट में ही प्रतिशत होता है, तो 100 का जितना परसेंट का है वही लिखिए। इनका औसत 73 दिल है। 40 और 73 33 का यहां पर योग कितना हो रहा है? 73। और इसका औसत 73/2 होता है। लेकिन 73/2 जो दिया हुआ है वो एक्चुअल में दिया हुआ है 73। तो संख्या जो हम 100 माने हैं, तो संख्या कितना हो जाएगा? मेरे अनुसार जो औसत का मतलब दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, तो मेरे अनुसार औसत 73/2 आ रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं 73 आ रहा है, यानी 73/2 है, तो 73 है। तो संख्या निकालने के लिए आपको 100 लिखना होगा। तो संख्या मेरा कितना हो जाएगा? संख्या हो जाएगा 200। अब कह रहा है 200 का 1/5 संख्या रियल में, जो ये तो हम माने थे प्रतिशत में, तो संख्या 200 का 1/5 और 200 का 1/4 का औसत निकालिए, फिर दूसरे भागा दीजिए। ये नया एवरेज आएगा और यही आंसर होगा। जो भी आता होगा आंसर होगा। देख लीजिए कितना आता होगा भाई। ये 100 का तो 20 25 100 और 25 चौका 100, तो 20 और 25 कितना? 45 ये आ जाता होगा। आप कैलकुलेट करके इसको देखिएगा। मुझे लगता है कि दूसरा सवाल आपको समझ में आया होगा। बढ़िया से स्थिर रूप से देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा। जो बोल रहा हूं केयर करिएगा। ग्राफ का क्वेश्चन दे रखा था। डेटा आपके सामने ये है। पैकेज लेकर बैठिए ताकि आप उसको मिला सकें ढंग से। देखो ये डेटा बड़ा आसान है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा बढ़िया से कि क्या कह रहा है। ये एवरेज रेशियो यही से मिला के देता है। सवाल कह रहा है कि 2016 से 2017 में ए के प्राप्त अंकों की कुल संख्या और एक साथ 2016 और 2017 में बी के, ये भी 2016-17 है ए का, और ये भी 2016 और 2017 में बी के आवेदकों की कुल संख्या का अनुपात कितना है। तो आ जाइए देखिए 2016 और 17। 16 में ए का आवेदक कितना है? 180 है, देखिए है ना। बी का आवेदक कितना है 2016 में? 220 और 2017 में एक आवेदक है 200 और 180। क्या कह रहा था यहां पर कह रहा था कि दोनों के सम कुल का अनुपात पूछ रहा है। नहीं तो जोड़िए और अनुपात निकालिए। सिंपल ये अनुपात निकाल दीजिए। यहां पर कितना हो जाएगा? ये 0 0 8 380 और ये 8 2 10 400 400 380 19 वाला कोई होगा तो आंसर हो जाएगा। 19 दूनी 38 19 20 हो जाएगा आंसर। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। 19 20 यहां पर काट पीट के ये वाला जरूर आपको दिख रहा होगा कि आ जाएगा। तो मुझे लगता है 19 दूनी 38 और 20 दूनी 40 है। 400 4000 नहीं है भाई साहब, ये 400 है। कहीं ये ना सोचें आप लोगों को दिख रहा होगा ये 400 है, कट जाएगा 20 19 20 आ जाएगा। मुझे लगता है कि अगला सवाल की तरफ बढ़ना चाहिए। अगला सवाल वहां पढ़ेंगे और फिर बनाएंगे वहीं फिर से। सवाल कह रहा है कि 2015 से 19 तक के ए द्वारा प्राप्त आवेदन की औसत संख्या। और सबसे पहले सेट सॉल्यूशन देखने से पहले क्वेश्चन को अपने से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहां पर हम केवल टू द पॉइंट बताएंगे क्या है इसमें। 2015 से 2019 तक के ए द्वारा प्राप्त आवेदनों की औसत संख्या और 2015 से 19 तक के बी में आवेदनों की औसत संख्या। यहां पर औसत पूछ रहा है। 15 से कहां तक का था? 15 से 19 तक का ए का औसत, 15 से 19 तक का बी का औसत। तो 15 से 19 तक कितने ईयर हो गए? 5 साल। तो ए का 15 से 19 तक का कितना पहले योग और बी का कितना योग? ए का पहला 15 में 200 है, बी 180 है, सी 200 है और डी 150 है, 170 है,
अच्छा लास्ट ये 2019 तक कह रहा है, तो 5 साल का ना, तो 170 है। और ये इसमें देखिए 150, इसमें 220, 180 देखिएगा 100 है, और इधर 270 है। समझ में आ रहा बात? सबको जोड़ के यहां आएगा, और ये जोड़िएगा तो आएगा 5 से डिवाइड। समझ पा रहे हैं बात? ठीक है, ये आपको 5 से भागा दीजिएगा, और क्या निकालना है? इसका अंतर निकालना है, और ये अंतर निकाल लीजिए, और इस दोनों का अंतर निकाल दीजिए, जो आता होगा वो आंसर हो जाएगा। तो अंतर यहाँ पर कट, यहाँ पर जो काट के आएगा सो कितना आएगा? आप देखिए ना, अंतर यहाँ पर 20 है। अगर अंतर 20 है और 5 से भगा दीजिएगा तो अंतर 4 आना चाहिए। ये दोनों घटा, 920 में से 900 घट जाएगा कितना? 20, और 20 भागे 5 कितना? अंतर का अंतर निकालना है, औसत निकाल के, जो भी आता होगा निकाल के औसत निकालना है। 4 हो जाएगा आंसर इसका, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। दो 2016 में ए द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या 2015 से 19 तक के ए द्वारा आवेदन। 2016 में कितना आवेदन किया था? यहाँ पर देखिएगा 2016 में देखो मैं ले चल रहा हूँ। 2016 में आवेदक कितने थे? 2016 में 180 था, और आपको अभी जो हम जोड़ के लाए हैं एक डेटा, 2016 में ए जो है, ए का है कितना? 180, और 15 से 19 तक का ए का कितना था? 2015 से 19 तक अभी जोड़े थे 900 था। ठीक है, अब कहता है आवेदकों की कुल संख्या का कितने परसेंट है? ये 180, 1800 का कितना परसेंट है? तो काटिएगा तो ये 18/90 1:5 आएगा, यानी कि 1/5 का कितना परसेंट है? तो 20% हो जाएगा इसका आंसर। हालांकि ऐसे भी कर सकते थे 180/900 और गुने 100, तो कितना होता है? 18/90, 20/100, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन अनुपात भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट कर सकते हैं। कितना परसेंट था 180/900 का? तो 1/5 भाग था, यानी कि 20% था। मुझे लगता है स्पष्ट हुआ है। सवाल अगला देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन का है। मुझे लगता है कि सबको आता होगा सिंप्लीफिकेशन। 21 गुने, हालांकि दबाव में बनाए होंगे तो जानते हैं क्या हुआ होगा? आंसर ना मैच किया होगा, या फिर लिखने का कुछ लिख गए होंगे कुछ। मैं बना रहा हूं, देखना, केयर करना, कहीं गलती तो नहीं हो रहा है कहीं लिखने में, क्योंकि लिखने में अक्सर त्रुटियां होंगी, आपको संभालना है। हम तो भाई देख देख कर एकदम आराम से बता रहे हैं तो आपको लिख ही देंगे, लेकिन दबाव में बनाना बड़ी मैटर करता है। आप लोग जरूर केयर किया करिए। 4 का देखो 20 दिया है। सबसे पहले किसका क्रिया? का क्रिया होता है। तो भाई का क्रिया करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 20 का 80, तो 4 बटा यहाँ पर 80 दिख रहा होगा। ये 8 का 32, तो 4/32 दिख रहा होगा, और भागा बाकी ब्रैकेट में 9 में से 4 गया कितना? 5, यानी कि मिलेगा 21 गुना बड़ी ब्रैकेट 5 भागे छोटी ब्रैकेट, सॉरी मंझली वाले में 1/8, और प्लस 1/20। ऐसा है क्या? 1/20 यहाँ पर, और यहाँ पर 1/4, 4 8 32, 8 का 32, और यहाँ पर 8 था, गलत लिख रहा हूँ, 8 है, तो 8 का 32, तो 1/4, और यहाँ पर 20 था या 2 था? यहाँ पर केवल कितना था? 2 था। देखो मैं ही गलती लिख रहा हूँ, यहाँ पर केवल कितना था? 2 था। तो आप केयर कीजिएगा, यहाँ पर 4 से 4 बटा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 मैं ग्रीन से लिख देता हूँ। जहां भी गलती होगा तुरंत दिक्कत हो जाएगा, यानी कि इसको पहले क्रिया करेंगे 4 दूनी 8, और ये 4/8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1/20 नहीं 1/2 होगा। सॉल्व कीजिएगा, जो आता होगा वो आंसर होगा। इसको 21 है गुने 5 भागे ये सॉल्व कीजिएगा तो मिलेगा, जानते हो कितना? 3 आपको मिल जाएगा 4, 3/4 मिलेगा। कैलकुलेट होगा तो 5 का 20/3, यानी कि ये जो आएगा सो 21 गुने 20/3 आएगा, तो 3 सते 21, 20 सते 140, जो भी होता है ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। है सिंपल, लेकिन केयर करना है। अगला देखते हैं प्रश्न, पढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। कह रहा है 320 किलोमीटर की चाल से कोई जहाज, अच्छा जहाज की गति है 320 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चल रही है, निश्चित दूरी को 5.5 घंटा में तय करती है। सामान्य चाल से 5.5 घंटा में तय करती है। समान दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए चाल कितनी चाहिए? भाई साहब देखिए, सीधा सीधा बात है,
जो दूरी चल रहा है समान चल रहा है, यानी 320 को 5×10 और 11/2 घंटा में चल रहा है, यानी कि यही दूरी चल रहा है। अब इसी दूरी को हमको 4 ही घंटा में तय करना है, तो क्या करेंगे, हम x चाल से चलेंगे, जो आएगा यही पर आंसर हो जाएगा। काट पीट के मचा दीजिए धूम। आप क्या कीजिए, 4 से काटिए, 4 × 32 80, 2 से काटिए 40 बार में, आंसर आएगा 440 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि चाल हम मान लिए थे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 100 बराबर निकल आएगा। सीधा सीधा चाल गुने समय बराबर दूरी होता है, आप जानते हैं। स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है, आप सब लोग जानते हैं। इधर भी डिस्टेंस वही था, वो भी डिस्टेंस वही चल रहा था, बस 4 घंटा में चलना था, तो ऐसे करना होगा। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हो गया है। सवाल अगला है, ये अकेले किसी कार्य को 4800 रुपया में 16 दिन में करता है। अकेले बेचारा 16 दिन में कर देता है जी, लेकिन बी की सहायता से कार्य में शामिल करने से, लेकिन किसी सहायक को कार्य में शामिल करने से यह काम 12 दिन में हो जाता है। यानी कि कोई सहायक, मान लीजिए कि बी है, उसको शामिल कर लिया ना, तो ये 12 दिन में हो जाता है। तो भाई हमें ये देखना है कि सहायक यानी कि बी को कितना रुपया प्राप्त होगा। कुल मजदूरी कितना था, कुल मजदूरी था आपको 4800 रुपया। कार्य और मजदूरी में आप लोग ये पढ़े होंगे, कार्य और मजदूरी में आपको बताया गया है कि 4800 रुपये मजदूरी है, तो उसको अगर सब लोग अंतिम तक साथ में काम करते हैं तो मजदूरी बढ़ता है किसके अनुसार, अंतिम तक साथ में काम करेंगे तो मजदूरी बढ़ेगा उसके क्षमता के अनुसार, और अगर छोड़ कर काम करते हैं तो काम के अनुसार। यहाँ पर ए और बी अंतिम तक किए हैं, खत्म किए हैं काम। देखो पहले तो ये कर लो कि एलसीएम निकाल लीजिए आप, 16×48 एलसीएम हुआ, तो यहाँ 3 और बर चौक 48, यानी 4 काम कर रहा है। 3 अकेले प्रतिदिन काम 3 करता है, कौन, ए अकेले, और दोनों मिलकर 4 करता है, यानी कि बी प्रतिदिन 1 काम करता होगा, और बी 1 काम करता होगा, और दोनों मिलकर अंतिम में तक किया है, यानी कि 3 रुपया ए को मिलना चाहिए, तो 1 रुपया किसको मिलना चाहिए। 4 रुपया अगर लाभ होता या 4 रुपया मजदूरी होता तो 3 रुपया ए को, 1 रुपया बी को, तो 3 और 1 4 बराबर दे रखा है यहाँ कितना, 4800 रुपया, यानी 4 मजदूरी के 4 के जगह पर दिया 4800। 4 में से बी को मिलना चाहिए, सहायक करने वाला को 1 मजदूरी, क्योंकि क्षमता के अनुसार क्यों बांट रहे हैं इसको पता है, क्योंकि कार्य दोनों अंतिम तक साथ किया है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो बर्चों 48 यानी कि 1200 रुपया आपको बी को मिला हुआ। यह था क्वेश्चन का आंसर। कार्य और मजदूरी अगर पढ़ा हुआ होगा तो 48 समझ में आया होगा। देखिए ये इसमें 2 बात, कार्य मजदूरी में अगर अंतिम तक 2 व्यक्ति साथे काम किए हों तो क्षमता में ही पैसा बांट देंगे, और अगर छोड़ कर किए होंगे, 4 दिन ये किया फिर 10 दिन वो किया, इसका मतलब ये है कि उनका काम के अनुसार पैसा बटेगा। आपको ये तमाम चीजें बहुत बार पूछता है, रिपीट करता है। सवाल अगला देखिएगा, किसी वस्तु का यदि 18% छूट और 10.5% छूट पर बेची जाने वाली एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर है 192 रुपया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। सबसे पहले ये समझिए कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य मान लेते हैं हम 100 रुपया, कह रहा है कि 100 रुपया अंकित मूल्य मान लिए, 18% अगर छूट देते हैं तो SP1 हो जाएगा, कितना पहला बार बेच रहा होगा से 18% छूट देंगे तो 18% कम जाएगा इसमें, ठीक है। और अगर इतना छूट देंगे तो 18% कमेगा तो कितना बिकेगा 92 में, और अगर इसको बेचेंगे 10.5% छूट तो 89 में बिकेगा, 89.5 में, है ना। अरे यही होगा ना, कितने का अंतर यहां पर हो रहा है। हालांकि आप इतना अंतर ना कीजिए, यहां पर देखिए 18 और इतनी इसका दोनों का अंतर कितना हुआ, यहां पर 8, यहां पर हुआ 7.5 अंतर। यहीं पर अंतर देख लिया कीजिए, या तो यहां पर 7.5 अंतर देख लीजिए, ये 7.5%, या फिर यहां पर भी निकालिएगा तो 7, 9, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 10.5 घटा रहे हैं, 100 में से 10.5 घटाइए, अब जो होगा 5, ये हमारा 99 से 89.5 ये घटेगा तो कितना हो जा रहा होगा, दोनों को 7, 5, 12, 7.5 अगर जोड़ेंगे इसमें 9, 7, 16, 17 गड़बड़ हो रहा है 97, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, आप यहाँ पर छोड़ दीजिए। हालांकि इसको देखिए गड़बड़ कैसे हो जाएगा, 18% छूट दे रहा है तो 18 घटाएंगे कितना बचेगा, 82 बचेगा, यही गड़बड़ हो रहा था, तो इसलिए डाउट हो रहा था आपको। ये बचेगा कितना, 92 नहीं भाई साहब, 18 घटाए हो तो कितना बचेगा, 82 बचेगा यहाँ पर 18 घटाने पर, और यहाँ पर घटा दिए कितना परसेंट, 10.5, तो कितना बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 7.5 आपको अंतर दिख रहा होगा,
या तो यहां अंतर निकालिए या तो यहीं पर अंतर निकालिए, बात एक ही है। तो 7.5 बराबर दे रखा है, 7.5 अंतर से विक्रयमूल्य के बीच का अंतर दिया है 192। यहां पर विक्रयमूल्य का अंतर मेरा 7.5 आ रहा है, या तो आप विक्रयमूल्य का अंतर निकालिए या तो डायरेक्ट लाभों का छूटों का अंतर निकाल दीजिए। तो 7.5 बराबर दे रखा है 192, आपको निकालना है वस्तु का अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य यानी कि एमपी बराबर कितना हो जाएगा 100, कैलकुलेट कीजिएगा आंसर होगा। ये डेसिमल हटाइएगा, ऊपर में 10 हो जाएगा, और ये 25 तिया 75, 25 चौका 100 हो जाएगा, और 3 से कटेगा 6 3 18, और 6 दूनी 12, और 4 दूनी 8, 6 3 18, 6 चौका 24, यानी 2480 रुपया यहाँ पर आंसर हो जाना चाहिए। आप एसपी निकाल के अंतर भी कर सकते हैं डायरेक्ट वहीं पर। यहाँ पर अंतर 82 होगा, 92 शायद लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से। एसपी का SP1 इतना, SP2 इतना, 2 बार बेचा है तो SP1 SP2 लिखे हैं, अंतर बराबर, अंतर से तुलना 192 का किए, 100 निकाल दिए एमपी। कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 1/5, 1/4, 1/5 और 1/3 है। संख्या दिया हुआ है तीनों, तो पहला, दूसरा और तीसरा ये संख्या है ना। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 800 है। तो सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा, तो कितना से गुना करना होगा आप ही बता दीजिए, कितना से गुना करना होगा? अरे बताइए कितना से गुना करना होगा? 25 का 20 थी, 60 से गुना कर लीजिए आप। 60 से गुना कीजिएगा तो ये 15 अनुपात होगा। एलसीएम से गुना करना होता है, 12 अनुपात है, और ये 20 थी 60, 20। अब कहता है सबसे छोटी तो 12, और सबसे बड़ी यानी कि 20, 12 और 20 के बीच का अंतर कितना? 8। और 8 बराबर कितना है? 800। तो क्या कह रहा है? तीनों का योग, तो 15 12 27, और 27 और 20 47, तो 47 हो जाएगा योग। इसका आंसर हो जाएगा 4700 रुपया। समझ में आ रहा है? सबका योग कितना है? 47 था योग, यही निकालना था, लेकिन 8 बराबर दिया हुआ था, 847 बराबर को सबसे बन गया होगा, बन जाना चाहिए, क्योंकि ये सवाल एकदम बेसिक है। अगला बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योगफल 60 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 60 है। और उन संख्याओं का गुणनफल कितना है? अगर मान लो कि संख्या दिया हुआ है, संख्या का योग दिया हुआ है, एलसीएम एसएफए में एक चीज केयर कीजिएगा, संख्या का योग अगर दिया हुआ है 60 और संख्या का गुणनफल दिया हुआ है गुणनफल दिया हुआ है 875, तो ये ध्यान दीजिए, योग और गुणनफल का जो भी एचसीएफ होगा वही उन संख्याओं का एचसीएफ होगा। इसी का एचसीएफ निकाल दीजिए। तो किससे कटता है? ये 3 से तो कटेगा नहीं, ये 60 3 से 5 से कटेगा दोनों, यानी कि एचसीएफ कितना हो गया? 5। इसका आंसर हो जाएगा 5। 3 से कटता तो 5 से 15 होता, लेकिन यहाँ पर 5 से कट रहा है। मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। कोई भी दिया हुआ है दो संख्याओं का योग एलसीएम, उसी का एचसीएफ निकाल दीजिए, वही होता है आंसर। एचसीएफ कहीं भी पूछे तो एचसीएफ मतलब मशक, तो मशक याद करना था, तो हम क्या करेंगे, जो दी गई संख्या का योग है और गुणनफल है उसी का निकाल देंगे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल यहां पर दे रहा है कि 25 34 46 48 और ये तमाम 110 114 112 संख्या आरोही क्रम में लिखी गई हैं, यानी कि सजा कर लिखा हुआ है बढ़ते क्रम में, और उनकी माध्यिका 77 दिया हुआ है। पता है सजाकर लिखने पर ही माध्यिका निकलता है, पिछला क्लास में बताया गया था एक सेट में, आपको याद होगा। माध्यिका क्या होता है? बीचों बीच वाला। सर अगर बराबर संख्या नहीं होगा तो जो बीचों बीच में पड़ेंगे खनिये दोनों को जोड़ के 2 से भगा देंगे। यहां पर देखो कुल संख्याएं कितने हैं, देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 कॉमा के बीच वाला 8 9 10 संख्या है। तो 10 संख्या है, तो यानी कि 5 इधर रहेगा और 5 संख्याएं इधर और 5 संख्याएं इधर। बीच में कौन कौन पड़ता होगा? ये 5वां संख्या जो पड़ता होगा इधर 2x + 1 पड़ता होगा। क्योंकि देखिए ना, इसको लिख देता हूं मैं, 25 34 और 46। तो यहां देखिए ना, 5वां संख्या कौन सा? यहां से ये वाला 5वां संख्या है, 1 2 3 4 5 5वां संख्या, और इधर से 5 संख्या कौन? 1 2 3 4 5, यानी कि इसके बीचों बीच आपको कुछ नहीं बचा है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यानी कि यही दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो माध्यिका होगा। तो 2x + 1 और प्लस 4x + 3 बटा 2 भागा देंगे तो यही माध्यिका होगा, जो कि होगा 77। x ज्ञात कीजिए, 77 दूना कितना हो जाएगा? 77, 154
और इधर आपका आ जाएगा 6x + 4 बराबर 154। मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा। 6x बराबर आपका 150, 101 बराबर हो जाएगा 25 छक्का 150, आंसर हो जाएगा 25। तो आपको समझना है कि माध्यिका क्या होगा। nth टर्म n + 1 टर्म, वो सब ना सोचिए, आप सीधा सोचिए कि बीचों बीच वाला होता है। बीचों बीच में ना मिलेगा तो जो जो बीच में किनारे मिलेगा उन्हीं दोनों को जोड़ के दूसरे भागा दीजिएगा, वही माध्यिका होगा। लेकिन हाँ, ये अरेंज कर लेना है घट बढ़ते क्रम में, तब बढ़ते क्रम में अरेंज करने के बाद। सवाल अगला दे रखा है दिनेश की मासिक आय और व्यय का अनुपात इतना दिया हुआ है। दिनेश का मासिक आय और व्यय दे रखा है। देखिए आय दे रखा है 17 और खर्च दे रखा है, खर्च मतलब व्यय 14। तो बचत कितना होता होगा? इसका बचत हो जाता होगा 3। यदि उसकी मासिक बचत 12,000 है, यानी कि 3 बराबर कितना कह रहा है? 12,000। तो 14 बराबर कितना होगा? 3 चौका 12,000 रुपया, तो 14 चौका 56,000 रुपया और 17 चौका 68,000 रुपया। 56,000 रुपया, 68,000 रुपया और 12,000 रुपया। अब कहते हैं यदि उनकी मासिक आय में 10,000 की वृद्धि कर दे, आय में कर दीजिए 10,000 की वृद्धि। कर देते हैं भाई, हमें क्या लगा हुआ है, कर ही देते हैं वृद्धि। 10,000 की वृद्धि कर दी आय में, तो 68 और 10 कितना हो जाएगा? 78,000। जैसे जैसे बोलता है वैसे करते हैं, वृद्धि होती है। और व्यय में 2,000 की कमी होती है, जो खर्चा कर रहा था उसमें 2,000 कमा दीजिए, तो यानी कि 54,000 यहां पर खर्चा हो रहा होगा। अब और 2,000 रुपया की कमी होती है, तो उसकी आय और व्यय का अनुपात क्या है? तो आय और व्यय, आय और यही व्यय है। तो 19 वाला कोई है, 13 वाला है, 13 छक 78 और 9 छक 54, 13:9 आपको जो होगा सो आंसर कौन सा होगा? सी होगा। यहां पर अगर बचत का कहता था बचत का निकाल लेते इसमें से घटा के, लेकिन जो कह रहा है वो ये है, इस तरह से आंसर होगा इसका सी। सीधा सीधा जैसे जैसे बोलता है उसके अनुसार चलना है। हाँ, ये वाला दे रखा था कि 3 बराबर कितना? 12,000, तो उससे निकाल लेना था। 53 क्वेश्चन नंबर था ये। 55 देखिए, 54 देखिएगा। 11 AM पर वैष्णव स्थान ए से और बी के लिए रवाना होता है। चलता है 11 बजे, कहां के लिए? बी के लिए चलता है। कौन चलता है? यहां से चलता है वैष्णव इधर की ओर, और बी से 2 PM पर बी से सुमन प्रस्थान करती हैं। वैष्णव और सुमन एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। सुमन प्रस्थान करती हैं कितने बजे से? बी से कितने बजे? 2 बजे प्रस्थान करती हैं। 2 PM होगा ये, मतलब कि सुमन के चलने से पहले ही ये लड़का 11 बजे निकल दिया है। विमल, क्या नाम है इसका? वैष्णव। सुमन चली है 2 PM में, लड़का फहुआ के निकल दिया 11 बजे। फहुआ के समझते हैं? अकबका के। 2 PM पर चलिए ये। अब जरा सा समझिए कि बी से स्थान ए के लिए प्रस्थान किया, उनके बीच की दूरी 516 है। इनके बीच की दूरी टोटल कितना दे रखा है? 516, और बहुत ज्यादा दूरी है, बहुत लंबा सफर है। 516 किलोमीटर दूरी तय करना है। अच्छा, अब एक बताइए, दोनों का चाल भी दिल है। ये वैष्णव कहता है कि वैष्णव चल रहा है आपको 44 के चाल से, मसर, क्योंकि वो लेट से निकली है तो वो चल रही है तेजी से। ये चल रही है किस चाल से? 52 के चाल से। 52 के चाल से सुमन चल रही है, वैष्णव चल रहा है 44 के चाल से एक दूसरे से। लेकिन ये 11 बजे से चल रहा है, तो सबसे पहले जब तक सुमन चलना शुरू की होगी उसके पल ही, यानी कि 11 बजे से 2 बजे तक कितना समय हुआ? 1 घंटा और फिर 2 घंटा, 3 घंटा समय हुआ। यानी कि 3 घंटा वैष्णव अकेले चला होगा, एक तरफा मोहब्बत रहा होगा। तो यहां से चला होगा एक अकेले, इधर से चला है अकेले कितना घंटा? 3 घंटा। तो 3 घंटा में कितना चल गया होगा ये? तो 3 घंटा में चल गया होगा 132 किलोमीटर चल गया होगा। यानी कि वैष्णव यहां पर आ गया होगा, 132 चला होगा। यानी कि इनके बीच की दूरी अभी और कितनी बची हुई है? इनके बीच की दूरी अभी बची हुई है 4, और 8 3 11, और ये 4 में से 1 गया, 384 किलोमीटर और बचा हुआ है। लेकिन वैभव पहुंच चुका है यहाँ कितने बजे? 2 बजे तक अकेले चल दिया है। यहाँ पर वैभव 44 के चाल से जा ही रहा है, और यहाँ पर बच गया है कितना? यहाँ पर बच गया है आपको
2 PM, क्योंकि 2 PM तक ये चल गया होगा कितना किलोमीटर, 2 PM तक चल गया होगा 132 किलोमीटर। अब देखो दोनों मिलना शुरू हुआ, यानी कि जिस समय से दोनों चलना शुरू होंगे उसी समय से चाल काउंट करेंगे, और 2 बजे से चाल काउंट करेंगे, और दोनों एक दूसरे के विपरीत अगर चल रहे हों तो दोनों के चालों का जोड़ से दोनों का चालों का योग होगा कुल चाल। कुल चाल कितना होगा इनका, 4 2 6 और 5 4 9, यानी कि 96 के चाल से चलेंगे। और कितना चलना है, 384, यानी कि कुल दूरी बटा कुल समय भागा देंगे तो 2 बजे के बाद जितना समय लगा होगा 2 PM के बाद वो समय आपको लग जाएगा। ये कट जाता है कितने बार में, 9 चौका 36, 4 बार में कट जा रहा है, यानी कि 4 घंटा यहां पर इसको लग रहा होगा। तो 2 बजे चला है, 6 बजे जाकर मिल जाएगा दोनों। बोलता है कितने बजे मिलेगा, तो 6 बजे मिलेगा। समझ पा रहे हैं बात, 11 बजे से चल लड़का, 2 बजे से चल लड़की, 6 बजे जाके मिला है। तो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि बात समझ में आया होगा। प्रसाद प्रत्येक 18,000 रुपया में 12 टीवी सेट खरीदता है। अच्छा, प्रसाद प्रत्येक 18,000 रुपया में 12 टीवी सेट खरीदता है और 25,000 नहीं बल्कि 2,59,200 के रुपए के मूल्य पर बेचता है। यदि तो 12 टीवी का मूल्य 18,000 के हिसाब से खरीदारी कितना पड़ा, 12 से गुना कर दीजिए, कुल सीपी निकल जाएगा ये। और बेचा कितना में है, तो बेचा है 25,000 नहीं 2,59,200। ये तो लगता है कट जा रहा है कुछ कुछ। अगर कभी भी प्रॉफिट और लॉस निकालना तो सीपी और एसपी लिख लीजिए और इसका अनुपात निकाल दीजिए। ज्यादा कैलकुलेशन पड़ रहा है तो सीपी और एसपी का अनुपात निकाल सकते हैं। कुल सीपी इतना होगा, कुल एसपी इतना है, काट सकते हैं 2 0 से 2 0। क्लियर है कि नहीं बात, मामला संभालिएगा आप, क्योंकि कैलकुलेशन आप समझ रहे हैं कि कहीं कहीं गलती हो जाता है। 12 से 6 से कट रहा होगा, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 6 एकम 1, 6 दूनी 12, 412 बार में कट रहा है। क्या सही है, 6 चौका 24, 1 बचा 76, सॉरी 6 चौका 24, 1 बचा, गड़बड़ हो रहा है, 6 चौका 24, 1 बचा और 36 18, 1 बचा, 6 दूना अभी कट रहा है। 18 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 2 से काट लेते हैं, पहले निपटा देते हैं 2 से। 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 छक 12, 216। 18 से कटे कितने बार में गए, ये कटेगा क्या आपको, 9 से कटता है 216, 8 से कटेगा क्या, 9 दूनी 18, 24, तो 20 और 24 हो रहा है। 5 चौका 20 और 6 चौका 24, 5:6, यानी कि अल्टीमेटली 5 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 5:6 है, तो कितना परसेंट बढ़ा है भाई, कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है कितना में, 5 में, तो 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है 5 में, तो कितना परसेंट प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट। आंसर हो जाएगा लाभ सी। जब आपको दिक्कत होने लगे ना वैसे गुना करने में तो काट दीजिए, घटा के निकल जाइएगा। मुझे लगता है कि बात एकदम आपको स्पष्ट हो रहा होगा, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन को उस कॉर्नर में रखा जाता कि मैं इधर से, लेकिन ठीक है चला जाए। देखिए मेरे सामने में एक व्यक्ति बैठे हुए रहते हैं, हम लोग 2 व्यक्ति मिलकर ये सॉल्यूशन दे रहे होते हैं। एक रीजनिंग देते हैं, उसके बाद मैं मैथ देता हूँ, फिर जीएस, फिर मैथ्स, लगातार ये काम जारी है। आप लोगों से पूरा विश्वास है कि जितना आपको शिक्षक मेहनत करते हैं आपके प्रति, उतना अगर आप कर लें तो आपका जीवन सफल है, आपका तमाम ख्वाब पूरा होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर अडिग अपने पथ पर रह गए तो वो सब मिलेगा घरे पहुंचा के। मैं कई बार बोलता हूं कि तमाम चीजें आपको घर पर पहुंचा के मिलेगा, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कभी अपने से खोज खबर न करें, विश्वास रखें खुद पर और केवल खुद पर। आइए देखिए, कोई व्यक्ति एक साथ रेडियो को और टीवी सेट 30,400 में बेचता है, परिणाम स्वरूप रेडियो को 25%। देखो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन कर देता है ये वाला, कई बार एसएससी सीजीएल भी पूछा है इस तरह के सेटों को। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ना कि टीवी को टी से मानते हैं, टीवी को मान लिया टी, बेचा है टोटल टीवी और रेडियो को मिला के कितना, रेडियो को आर से, आर रेडियो टी टीवी, कर रहा है कि एक रेडियो और टीवी सेट को इतना में बेचा, फलस्वरूप रेडियो को पर 25% और टीवी सेट पर 10% लाभ हुआ, यानी कि रेडियो पर 25% लाभ। देखो 25% का मतलब होता है 1/4, ध्यान देना, 25% का मतलब होता है 1/4 और 10% का मतलब होता है 1/10। अगर लाभ की बात है तो ये 5/4 एसपी होगा,
और इसका 11/10 एसपी होगा। तो इसका लाभ जो बेचा है तो ये 5/4 में बेचा होगा और ये बेचा होगा 11/10 में, और टोटल एसपी हुआ है 3400। यही समझ रहा बात को। दूसरे वस्तु का रेडियो का दूसरा का तो उन्हें अगर एक साथ 30,700 में बेचे, 30,000 अगर 700 में बेचा जाए तो रेडियो पर 10% लाभ कमाएगा, यानी कि 11/10 में बेचेगा रेडियो को और टीवी को बेचेगा कितना 5/4 में। ठीक है, अब यहां पर किसका मूल्य निकालना है हमको, यहां पर मूल्य निकालना हम किसको, रेडियो का। तो जब रेडियो का निकालना है तो हम क्या करेंगे पता है, बैलेंस कर देंगे टीवी को। रेडियो के मूल्य को निकालना है, रेडियो के मूल्य को निकालना है तो टीवी को बैलेंस कर देंगे। टीवी को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, टीवी के साथ यहां पर जो गुना है इसमें गुना करेंगे 5/4 और टीवी के साथ यहां पर जो गुना है वो यहां पर करेंगे, बैलेंस हो गया। गुना करिएगा तो ये मिलेगा R गुने 25/16 और ये जो मिलेगा ये वाला R गुने 11/11 गुने 11 यानी कि 121/10 100, इसको गुना करेंगे तो अब ये तो होगा 11/55/40 और ये भी 11/55/40, यानी कि वाला कैंसिल, घटाएंगे तो घटा देते हैं तो ये कैंसिल, और ये इधर जो आएगा ना सो 30,400 गुने 5/4 और इधर माइनस में 30,700 और गुने 11/10। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो R बराबर आ जाएगा 12,000 रुपया, जो कि यही इसका आंसर है। कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है लेकिन करना आपको ऐसे ही है, एलिमिनेट करना। आप चाहो तो एग्जाम में छोड़ भी सकते हो। अगर एक प्रश्न के छोड़ने से बहुत सारे प्रश्नों में मानसिक स्थिति ठीक रहता है तो मैं समझता हूं कि एक सवाल में घबराने से बेहतर है कि उसको छोड़ देना है। आप कभी ऐसे सवालों को पहले ही नहीं चुन लीजिए, क्योंकि खली टाइप का है। खली अगर बढ़िया से लड़ गए उसी से तो बाकी लड़े लायक छोड़ेगा नहीं, तो ये स्किप करके चलना है। लेकिन आप बनाने का तरीका यही है, ये सेट में आप अक्सर से देता है इस तरह का। अगर आपका समय बचता है तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, R बराबर 12,000 आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखिए इस तरह से कहता है कि किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी लड़के थे। इसका मतलब लड़की, देखो कोई एक स्टेटमेंट है ना तो दूसरा को बोलता है, यानी कि अगर बॉयज 55% है तो ये सीधा सीधा कह रहा है कि कुल अगर 100 मानिएगा तो बॉयज अगर 55 है तो गर्ल्स कितनी है, 45 है। ठीक है, कहता है कि लड़के 60% लड़के और 75% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, पास हुई हैं, और 315 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई यानी फेल हुई हैं। तो लड़कियां कितना फेल हुई थी, कितना परसेंट, 75% पास हुई हैं तो 25% फेल हुई हैं। इनका 25% कितना है, 25% कितना निकलेगा इसका। आप एक काम करते हैं, इसका 25% दे रहे 315 गर्ल्स, मतलब ये रियल दिया हुआ है, लेकिन ये प्रतिशत में है जी। ये कितना है, प्रतिशत में है। तो प्रतिशत को पहले अनुपात निकालते हैं। प्रतिशत को अनुपात निकालेंगे तो कट जाएगा और 11×5 = 55 और नहीं 9×5 = 55 और 9×5 = 45। हम एक काम करते हैं कि ये 11 को 1100 मानते हैं बॉयज और गर्ल्स को मानते हैं 900, और 900 का 25% निकालना आसान होगा। मेरे अनुसार 900 का 25% 25 नमा 225, और ये 225 जो दिल है सो दिल है एक्चुअल में कितना 315। मेरे अनुसार लड़कियां फेल कितनी हैं 225, लेकिन लड़कियां फेल कितनी हैं 315। अब ये बोल रहा है कि अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या बताइए। लड़कों की संख्या जो अनुत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण हुए यहां पर जानते हैं कितने लड़के, 40% लड़के। चूंकि पास हुए थे कितने लड़के 60, तो अनुत्तीर्ण हुए 40%। 40% इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 440। मुझे लगता है कि 225 बराबर 315 है तो 440 बराबर भी उचित मिल जाएगा। 11 से कटने वाला कोई नंबर है क्या, 11 से कटने वाला, या देखिए काट के इसको, 11 से कटने वाला कोई नंबर है क्या, नहीं। ये 25 नमा 5 से काटिएगा तो 45 बार में कटेगा, और 5 × 6 = 30 और 5 × 15, 9 × 7 = 63, 9 × 5 = 45, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 14 × 4 = 56 और 14 × 5 = 56, यानी 616। यही आ रहा होगा
आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 616। आप समझ पाए कि नहीं बात? पहले इसका गर्ल्स का 25% 225 हुआ, 225 बराबर 315 दिल है, अब बॉयज का 40% 440 है, तो 440 बराबर कितना, ये निकल गया हमारा, यानी कि 57 क्वेश्चन ये था। आपको अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम। कहता है प्रश्न की जगह पर क्या होगा, तो भैया ये जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 31/3 गुने 15, तो 3 × 15 और 5 × 15 155। ऐसे सवालों में एकदम बोनस है, वो खाली टाइप का दिया हुआ है तो एक आसान दिया हुआ है। मुझे लगता है कि अगर ये सब बढ़िया से देखते होंगे तो मेंटेन कर देता होगा ये सब क्वेश्चन। अगला सवाल देख रहे हैं आप। अगला सवाल कह रहा है कि 4/7 का 8/9 भागे 8/7 गुने 180 का 1/9। अब क्या करना है इसको, 4/7 का 8/9 भागे यानी कि भागे 9 8/7 गुने 180। घबरा के एकदम नहीं करना है, का क्रिया पहले करना है, यहां पर का है तो उसके बाद है गुना करना 1/9। अब देखो यहां पर कितना, पहले का है जहां जहां काट दीजिए 20 × 180 यानी गुने 20 8/7 और 8 ये 8 चौका 32 9 7 63। अब ये भागा हुआ, अब भागा और गुना में सबसे पहले किसका, भाग का, तो 32/63 गुने 7/8 और गुने 20। अब जो आता हो कैलकुलेट कीजिए, जो आता होगा आंसर आपका हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको बातें समझ में आ रही है। 8 चौका 32 और 7 × 63 20 चौका 80/9 जो कि ऑप्शन सी। तो ये दो सवाल देख रहे थे, एकदम बेसिक था, आपको कैलकुलेशन वाला बहुत पूछ दे रहा है, मतलब कि सिंप्लीफिकेशन का। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 36 है। कभी भी सम संख्याओं क्रमागत सम संख्या क्रमागत विषम संख्या बोले और बोलता है कि छोटी संख्या पहली संख्या यानी कि छोटी संख्या ना, पहली संख्या से बड़ी संख्या क्या होगा 7 का, तो सबसे पहले तो बीचों बीच वाला औसत होता है, एवरेज होता है कितना 36। अगर आपको बोलता है कि सबसे बड़ी संख्या, तो कैमी बड़ी संख्या 7 क्रमागत संख्या है, तो 7 क्रमागत संख्या के लिए आपको क्या कर सकते हैं 2 2 यानी कि बीच वाला ये होगा और 3 3 6 रहा होगा, और इधर भी 3 3 ये 6 संख्या 3 3 6 और 1 7 रहा होगा, 36 है तो ये 34 होता होगा, और ये होता होगा 32 और ये होता होगा 30। तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा 30। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा संख्या रहे तो आपको जानते हैं क्या ट्रिक यूज करना है, एवरेज। अगर छोटी संख्या निकालना है तो क्रमागत वाला में, ऐसे में क्रमागत संख्या कहीं भी दिया रहेगा, छोटी संख्या अगर निकालना है बाबू याद रखना, छोटी संख्या तो एवरेज माइनस संख्याओं की संख्या -1 कर देना है। यानी कि एवरेज आपका 36 था और कितना संख्या था 7 -1 कीजिएगा, ये हमेशा से माइनस। अगर एवरेज में अगर बड़ी संख्या में निकालना है, यहां पर निकल के आया 30, अगर बड़ी संख्या मुझे निकालना है तो मैं लिखूंगा एवरेज प्लस संख्या -1। संख्या -1 हमेशा करते हैं, क्यों करते हैं मैं बताता हूं, क्योंकि एवरेज का औसत होता है 1, सॉरी सम संख्या का औसत होता है 1 2 अगर डिफरेंस है तो 1 यहां पर माइनस होगा। मैं बाद में इस पर डिस्कस करूंगा जब एवरेज में बात करूंगा। तो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और इस तरह से ये अंतिम सवाल था। मुझे लगता है कि तमाम वीडियो आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा, बेहतर एंजॉय कर रहे होंगे। शुरुआत में तकलीफ होता है, शुरुआत रास्ता जब चलते हैं उस समय रास्ते बिल्कुल जटिल होते हैं, लेकिन जैसे ही अगर आप उस पर कुछ देर और चल जाएंगे तो रास्ता सपाट हो जाता है। किसी न किसी को तो एक दिन रास्ता बनाना ही होगा और शुरू करना है आपको अपने जीवन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।